ये कहानी है मेरे और मेरे बड़े भाई की। मेरा नाम है आशु और मेरे बड़े भाई का वासु। देखने में हम काफी हद तक एक जैसे हैं, पर्सनालिटी काफी अलग अलग है। चलिए असली बात क्या है शुरू से बताता हूँ। मेरा प्ले हाउसफुल जा रहा था और मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मगन था। भैया प्ले लिख रहे थे। भैया ठहरे एकदम टिपिकल राइटर छाप आदमी। उनका खुद का प्ले था, लेकिन हाउसफुल होने के बाद भी वो खुद का प्ले देखने नहीं आते थे। बाल लंबे बिखरे, आंखों में मोटा चश्मा और कुर्ता पैजामा। 37 साल के हो गए थे। मम्मी पापा बहुत टेंशन में थे कि लड़का शादी करेगा भी या नहीं। अब इस जमाने में कोई आदर्शवादी टाइप का बना रहेगा तो शादी में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। मैं चूंकि एक्टिंग में लगा रहता था, इसलिए लड़कियों से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था। मम्मी पापा ने बोला कि मैं कैसे भी भैया की शादी का चक्कर चलाऊं। सुनने में जितना अजीब लग रहा है, सोचिए करने में कितना अजीब लगा होगा। भैया का स्वयंवर रचाना था, वो भी मुझे। गजब पंगा सर पे आ गया था। तो मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया। भैया की फोटो ली और सारी मैट्रिमोनियल साइट पर उनके नाम का आईडी बनाकर चैटिंग करने में लग गया। मुझे अलग ही मजा आ रहा था अपने भाई के स्टाइल में जवाब दे देकर। एक्टिंग प्रैक्टिस करने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। कहीं इसे मेथड एक्टिंग तो नहीं बोलते। तो मैंने कई लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग की। मुझे पता चला लड़कियां कितनी फ्लर्टी होती है। लड़के तो ऐसे ही बदनाम हैं। जरा सी ढंग की बात करना शुरू कर दो तो डबल मीनिंग के जोक्स पर उतर आती हैं। फोटो शेयर करूं तो तुरंत पल्लू गिरा हुआ फोटो भेजना शुरू कर देती है। अलग ही मायाजाल है इनका। कुछ ज्यादा बोल दूं तो सारी कहानी उल्टी पड़ जाती है और हम ही फंस जाते हैं। हम अपना अलग प्ले के टूर पर जा रहे थे। एक क्लासिकल ब्रांड ने पैसा दिया था, पूरा खर्चा उड़ा रहे थे। प्ले थोड़ा म्यूजिकल था, इसीलिए हम एक ऐसी लड़की देख रहे थे जो एक्टिंग के साथ साथ थोड़ा डांस और संगीत भी कर लेती हो। हम रविंद्र भवन पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में हमने नुक्कड़ नाटक करती ऋचा तिवारी को देखा। बहुत ही भारी आवाज में वो डफली लेकर गा रही थी, पर लोग एंटरटेन हो रहे थे। अकेले ही बीच बीच में मोनोलॉग दे रही थी और अपने ही हिप हॉप स्टाइल में बीट्स पर डांस किए जा रही थी। सच बताऊं तो मैं उसकी आवाज सुन के डर गया था, मगर कुछ तो था इस बंदी में जो एक ही नजर में जज गई थी। मुझे लगा यार भाई के लिए ऐसी ही बंदी सही होगी। ऐसे लंबे लंबे मोनोलॉग दे रही थी, पक्का लिटरेचर तो पढ़ी ही होगी अच्छा खासा। मैं अपने भाई की राइटिंग को एडमायर करता था, ऋचा के एफर्ट्स को भी एडमायर करने लगा। ऋचा मुझसे 3 साल बड़ी होगी। ऋचा को डर था कि अब उसकी उम्र हो गई है, तो जैसे ही कोई ढंग का लड़का मिलेगा तो घर वाले उसे किसी के गले बांध देंगे। वो बच बच के फिर रही थी। उसे घर पे घुटन होती थी, तो जब भी मौका मिलता तो एक तरह लेके गाना गाने लगती। घर वालों को लगता था कि पागल हो जाएगी, कहीं सड़क पे ऐसे ही एक तरह लेके भीख ना मांगने लगे। ऋचा अपने शहर से निकलने का मौका देख रही थी और हमें इस प्ले के टूर के लिए एक लड़की चाहिए थी। ऋचा से जैसे ही मैंने बात की और उसे हमारा रिक्वायरमेंट बताया तो बिना कुछ कहे उसने हाँ कह दिया, बिना पैसे की कुछ बात किए बगैर। मुझे लगा ये बंदी मेरे बड़े भाई के लिए परफेक्ट है। दोनों अल्फतिया किस्म के थे, तो राम मिलाए जोड़ी मस्त रहेगी। तो ऋचा हमारे साथ आ गई और मैंने भैया को भी अपने साथ टूर पे ले लिया। हम दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, पूना, आगरा सभी जगह गए भैया के इस प्ले को लेकर। बहुत फन किया। ऋचा और मैं लीड रोल कर रहे थे। लीड रोल करते करते मैं तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। उसने जब मेरी आंखों में देखकर डायलॉग बोला तो मैं अंदर से हिल गया। ऐसा लगा वो एक्टिंग नहीं कर रही थी, सच में मुझसे डायलॉग बोल रही थी। अजीब पागलपन था उसकी डायलॉग डिलीवरी में। ऐसा पागलपन मैंने कभी नहीं देखा था। उसके अंदर स्टेज फियर बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो वाकई में कैरेक्टर जी रही थी। हम सब उसके सामने एक्टिंग में बौने लग रहे थे। कई बार ऐसा लगता कि कितने अननोन आर्टिस्ट हमारी कंट्री में गली मोहल्ले में घूम रहे हैं और हम उन्हें जानते ही नहीं। कारण 2 है। एक तो हमारे देश में कलाकारों का ध्यान नहीं रखा जाता और दूसरा आर्टिस्ट को खुद को पब्लिक के सामने प्रेजेंट नहीं करना आता। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका नाम ही काफी है। पर हम भी इतने डेवलप देश नहीं है जहां पर सिर्फ काम ही आपकी पहचान बन जाए। इसलिए बहुत मार्केटिंग करना पड़ता है, नेटवर्किंग लगती है।
बाकी आप लोग अगर लकी हो तो आपकी किस्मत है, पर इस मामले में ना ही ऋचा लकी थी और ना ही मेरा भाई। दोनों सिर्फ अपना काम जानते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्हीं सिमिलैरिटीज की वजह से भाई को ऋचा ठीक लगी और हमारे घर पर भाई और ऋचा की शादी की तैयारी होने लगी। कार्ड वार्ड छप गए, हॉल वॉल बुक हो गया। ऋचा के ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए थिएटर ग्रुप वालों ने ही उसकी तैयारी की। ऋचा के पापा के पास पुरानी लूना थी, उस लूना से उसे बहुत लगाव था। पापा ने कई बार ट्राई किया कि लूना बेचकर स्कूटी खरीद लो, पर ऋचा ने ये करने नहीं दिया। उसकी अलग ही थियरी थी, लूना पर एकदम धीमी स्पीड पर हल्के हल्के आगे बढ़ना, हर चीज को गौर से देखना। उसे उसमें अलग ही मजा आता था। वो लूना से थिएटर आया जाया करती थी। ऋचा के साथ मैं भी लूना पर बैठा, उसकी नजर से देखा तो अलग ही मजा था। मैंने भी उसे पीछे बैठाया और लूना चलाई। लूना चलाना वाकई में अलग ही एक्सपीरियंस था। हमने साथ में शादी की शॉपिंग की। शादी उसके और भाई की थी, लेकिन शॉपिंग मुझे करनी थी। क्या क्या दिन दिखाता है भगवान। ऋचा एक लौती थी, इसीलिए डबल प्रेशर झेलना पड़ रहा था। ऋचा को देखकर समझ आता कि फ्रेंड्स ना होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को अपनी बात नहीं कह पाना, हर जगह अपने होठ से लेना कैसा होता होगा। बड़ा सफोकेटिंग लगता है मुझे ये सब सोच के। मैं अपनी भाई की आर्टिस्टिक होने की हमेशा मजाक उड़ाता रहा, पर ऋचा के साथ शादी की तैयारी के दिन मेरे लिए खास थे। मैं अपने भाई को पहले से बेहतर समझने लगा। उनके सोशल न होने के कारण हम जिस तरह के रिएक्शंस देते हैं, उन पर उनका क्या असर पड़ता होगा। इंट्रोवर्ट लोग क्या सोच रहे होते होंगे, हमें पता भी नहीं चलता। वो किस बात का क्या मतलब निकालें, कभी कहा नहीं जा सकता। मैं अब कोशिश करता हूं कि भाई से मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूं। मिसकम्युनिकेशन कितना खतरनाक हो सकता है, हमें अंदाजा भी नहीं होता। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं आशु, वासु और ऋचा की कहानी लाइलाज। आशु प्ले करता है और वासु प्ले लिखता है। वासु बहुत इंट्रोवर्ट है, इसलिए आशु को उसके लिए लड़की ढूंढने का काम दिया गया है। आशु ने ऋचा को वासु के लिए ढूंढा, पर अब ऋचा और आशु दोस्त हो चुके हैं और आशु ऋचा के जरिए अपने भाई वासु को और बेहतर समझने लगा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। मैं एक्टिंग करता हूँ, भाई लिखते हैं, कोई पेंटिंग करता है, कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनाता है कि यूनिवर्स से आ रही आवाज को सुन सके। इस सब का मकसद तो अल्टीमेटली बातचीत करना ही है ना। हम दुनिया में बात करना चाहते हैं, पर अपने घर में अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ऋचा और भाई की अब शादी होने वाली थी। अब ऋचा और मैं दोस्त नहीं रह पाएंगे, ये तो तय था। भाई इंट्रोवर्ट तो थे ही, साथ में इनसिक्योर भी थे। मैं बता दूं, जो इंसान इनसिक्योरिटी के बारे में 1000 पेज का उपन्यास लिखता हो, ये जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में वो इनसिक्योरिटी से बचा हो। भाई ने मुझसे सीक्रेटली बोल दिया था, हमारी सोसाइटी जैसी है सो है, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहते। इसलिए अब मेरा और ऋचा का ज्यादा बात करना ठीक नहीं। मैंने हाँ कह दिया और ऋचा को भी क्लियरली समझा दिया कि कुछ भी हो, हमें ट्रुथ तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। भाभी और देवर रिश्तेदार तो हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं। ऋचा से दोस्ती खत्म होने के बाद मुझे इसका इंपॉर्टेंस पता चला। मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स मेरे जैसे ही थे। अपनी लाइफ में मैं कुछ अलग देख रहा था और वो अलगपन मेरे लिए ऋचा थी। भाई उनके जैसे ही पार्टनर देख रहे थे, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर जीना चाह रहे थे। रत्ती भर की भी एडजस्टमेंट उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। ऋचा के साथ तो उन्हें अपने में ही और खो जाने का मौका मिला। मैंने एक बात नोटिस की, जब भी भाई और ऋचा बात करते थे तो हमेशा भाई बोलते रहते थे। ऋचा जो एक्सप्रेशन को अपना जरूरी तरीका मानती आई थी, वो चुप रहती थी, बस सुनती रहती थी। मैं भाई को इतने सालों से जानता था, ऋचा के लिए ये सब नया था। वो तुरंत रिएक्ट करने वालों में से नहीं थी। उसे भाई नई नई किताबों के बारे में, नए नए साइंटिफिक इन्वेंशंस के बारे में बताते रहते थे। उसे इंटरेस्ट आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं उसे खो रहा हूं। फिर एक दिन ऋचा मेरे पास आई और बोली, यार ये वो नहीं जो मुझे चाहिए था, ये तो बस एक चोला है, एक इको चैम्बर।
तुमने अपने भाई को इंट्रोवर्ट बताकर मुझसे झूठ बोला। मेरी आंखें फटी रह गई। इसी का तो डर था। ऋचा ने जो कहा सच था। हमें भी ये डर था, पर हम इस सच को कभी पचा नहीं पाए। हमारे रिश्तेदार कभी ये सच बोल नहीं पाए, क्योंकि उन्हें रिश्ता खराब होने का डर रहता था। अंदर ही अंदर हम ये सब जानते थे। बचपन से ही हम इस सच से भाग रहे थे। जब भी कोई भाई से मिलता था, सब यही बोल देते थे कि भाई थोड़े अजीब है। अब राइटर लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। हमें भी लगा जब कोई बाहर वाला नहीं कह रहा है तो शायद हमारा ही वहम होगा। ऋचा ने हमारे सामने उस सच्चाई पर से पर्दा उठा लिया जिसे हम कभी उठा नहीं पाते। ऋचा भी इंट्रोवर्ट थी, पर इको चैम्बर नहीं थी। वो बस तब तक नहीं बोलती जब तक उसे किसी बात का सही सही अंदाजा ना हो जाए। प्ले के दौरान वो जब भी बोलती तो समा बंध जाता था। मैंने मेरे भाई को भी ये सजेशन दिया था कि कभी उन्हें स्टेज पर सबके सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। दुनिया में जो कमियां उन्हें लगती है, जो शिकायतें हैं, उन्हें वो स्टेज पर बोलकर बता देना चाहिए। इस सजेशन को अगर वो मान लेते तो कितना अच्छा होता। शायद उनका वो बुलबुला जिसमें वो बन चुके थे फूट जाता और एक खुली हवा में सांस लेने वाला, हर रंग को देख पाने वाला इंसान निकलकर सामने आ जाता। भाई ने शायद कोशिश की होगी, लेकिन वो इससे कभी निकल नहीं पाए। वो हर बार हाँ बोल देते थे, लेकिन स्टेज में आने से पहले आखिरी समय पर कोई ना कोई बहाना बना देते और प्ले होने के जस्ट पहले वो गुल्ली मार जाते थे। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आम बात नहीं है। ये कुछ लक्षण ऐसे थे जिनका इलाज जरूरी था। मैंने और पेरेंट्स ने कई बार सोचा कि भाई का इलाज करना चाहिए, लेकिन भाई इलाज के मामले में भी वैसे ही थे जैसे कि प्ले के मामले में थे। जैसे ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करते तो उनके हाथ पांव फूलने लगते थे। वे कुछ ना कुछ बहाना मारकर भाग जाते थे। आखिर में मॉम डैड ने यही तरीका सोचा कि कई बार शादी के बाद आदतें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि एक इंसान का साथ मिल जाता है। भाई को पता था कि वो लड़कियों से बात नहीं कर पाएंगे, या यूं कहूं कि लड़कियां उनसे मिलकर ये समझ जाएंगी कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने मुझे आगे किया था कि मैं जाकर उनके लिए लड़की देखूं। वे जानते थे कि मैं समझता हूं उन्हें। ऋचा इस साजिश का शिकार हुई थी। पता नहीं इसे साजिश कहना ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि हम में से किसी का भी इरादा बुरा नहीं था। ऋचा ने हमें वो सच दिखाया जो हम किसी भी शर्त पर देखना नहीं चाहते थे। ऋचा को माँ बार बार आसपास की उन औरतों की कहानियां सुनाती जिनके पति नॉर्मल नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उठाई और पूरी जिंदगी उनके साथ रही। माँ की बात सही थी, लेकिन ऋचा के लिए यह पॉसिबल नहीं था। वो भी एक सोचने वाली लड़की थी, जिसकी खुद की अपनी सोच हो। उसे खूंटे से नहीं बांधा जा सकता। ऋचा अपने घर चली गई। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, पर बात सुलझ ही नहीं पाई। इस वजह से भाई का खुद पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहले भी जब उन्हें गुस्सा आता तो उनके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते। अब वो काले गड्ढे बढ़ गए थे। इस घटना के बाद उनकी माँ, पापा और मुझसे बात कम हो गई। वो बार बार उनकी शादी के लिए हमें जिम्मेदार ठहराने लगे। उनका वजन बढ़ता जा रहा था। जब चेक किया तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था। डॉक्टर ने तुरंत एडमिट करने की सलाह दी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब हम एडमिट कराने जा रहे थे तो भाई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे। उनकी आंखें अचानक बहुत ज्यादा काली हो गई और दिल का दौरा पड़ा। मैंने अपने भाई को खो दिया। ऋचा भी आई थी भाई को आखिरी बार देखने, पर अब पछताकर क्या फायदा। हम सब हमेशा यही सोचते कि क्या बेहतर कर सकते थे, कौन सा तरीका अपनाते कि इस अनहोनी से बचा जा सकता था। आज तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। क्या सबके लिए बातचीत करना आसान होता है, या क्या ये लाइलाज है? पता नहीं। मुझे समझ आया तेवर शब्द का मतलब क्या होता है। पहले लोगों की एवरेज लिविंग बहुत कम होती थी, इसलिए एक ही परिवार में शादियां कर दी जाती थी। मैंने और ऋचा ने शादी की। हमारी दोस्ती आज भी पहले जैसी है। इस बात को 5 साल हो चुके हैं, पर भाई की याद अभी भी नहीं जाती। कोशिश कीजिए कि जिंदगी में अपनों से कोई बात न कहने का कोई पछतावा ना हो। हमें है और हमें इसके साथ ही जीना है।